सोशियोलॉजिकल पैराडाइम चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपको समाजशास्त्र का परिचय के बारे में बताया गया था। अभी मैं क्लास 11th का जो सिलेबस है उसी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ आपको, NCERT बुक्स क्लास 11th और 12th को आधार मानकर ही आप आगे बढ़ेंगे। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो BA के छात्र हैं, MA के छात्र हैं, उन सबों को आधार के रूप में NCERT की बुक ही रखनी होगी। उसके बाद आप रेफरेंस बुक का प्रयोग करेंगे, उसको पढ़ेंगे। अभी मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 2 का नाम है टर्म्स, कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। इस चैप्टर में सोशियोलॉजिकल टर्म्स, मेन जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। NCERT बुक्स में स्पष्ट लिखा हुआ है, द प्रीवियस चैप्टर इंट्रोड्यूस अस टू एन आइडिया बोथ सोसाइटी एज वेल एज सोशियोलॉजी। प्रीवियस चैप्टर में सोसाइटी के बारे में बताया गया था आपको और सोशियोलॉजी के बारे में बताया गया था। समाज शास्त्र में समाज का क्या स्थान है इसके बारे में विस्तार से आपको बताया गया था। ये भी बताया गया था कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल रिलेशनशिप का स्टडी करता है। समाजशास्त्र डील्स विद सोशल रिलेशनशिप इन ए साइंटिफिक वे। इस बुक में जो लिखी हुई है उसकी बातों को मैं पढ़ रहा हूँ और फिर मैं उसे समझा रहा हूँ। वी सॉ दैट द सेंट्रल टास्क ऑफ सोशियोलॉजी इज टू एक्सप्लोर द इंटरप्ले ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल. We also saw that individuals do not float freely in society but are part of collective bodies like the family. Family देखें, ये एक टर्म है, आम रूप में आप फैमिली को जानते हैं, सब कोई पढ़ते भी होंगे, फिर भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार की परिभाषा अलग होगी, ट्राइब की परिभाषा अलग होगी, कास्ट की परिभाषा अलग होगी, क्लास की परिभाषा अलग होगी। इसे आप अलग अलग दृष्टिकोण से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे इसको। इस चैप्टर में वी मूव फर्दर टू अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं इसे भी आपको पढ़ना है, जिसे कि हम सामाजिक समूह कहते हैं। Individuals forms the kinds of unequal orders, stratification systems within which individuals and groups are placed, the way social control operates, the roles that individuals have and play, and the status they occupy. इस चैप्टर में जो की कंसेप्ट है उसमें आपको सोसाइटी पढ़ना है, ग्रुप्स को पढ़ना है, स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम्स को पढ़ना है, उसके बाद आपको सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी में सोशल कंट्रोल एक अलग चैप्टर ही है जिसको कि आपको पढ़ना है। और सोशल कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे ऑपरेट करता है। किसी भी सोसाइटी में प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना स्टेटस होता है और कौन सा व्यक्ति, कौन सा समूह, कौन सा स्टेटस को धारण करता है और किस तरह से उस स्टेटस को प्ले करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इन अदर वर्ड्स वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हाउ सोसाइटी इटसेल्फ फंक्शंस। सोसाइटी कैसे काम करता है, सोसाइटी का काम क्या है, इज इट हार्मोनियस और कॉन्फ्लिक्ट। समाज में क्या सामंजस्य है या नहीं है, हार्मोनियस है या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, इसे भी पढ़ना है। इसे मैं भी हाईलाइट करता, हार्मोनियस को आप अलग डिफाइन करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिडन ये भी अलग से डिफाइन किया जाएगा। आर स्टेटस एंड रोल्स फिक्स्ड, क्या समाज में किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह का स्टेटस फिक्स है, उसका रोल्स जो फिक्स है, इसे भी पढ़ना है। हाउ इज सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज, मानवीय व्यवहार को सामाजिक नियंत्रण के द्वारा कैसे हम उसे नियंत्रित करते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट, समाज में किस तरह की विषमताएं विद्यमान है, उसे भी पढ़ना है। The question however remains as to why do we need specific
terms and concepts to understand this. Why does sociology need to have a special set of terms when we use terms like status and roles, social control, anyway in our everyday life? देखिए, समाज शास्त्र में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से स्टेटस को अलग ढंग से हम डिफाइन करेंगे, सोशल कंट्रोल को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जबकि समाज में सबको जानते हैं स्टेटस क्या है, तुम्हारी स्टेटस क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, सोशल कंट्रोल कैसे होगा, ये सारा है। लेकिन सोशोलॉजिकल टर्म दिया गया है जिसको समझने के लिए ही हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रयोग करेंगे। एक विषय के रूप में फिजिक्स की ही बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं। फॉर ए डिसिप्लिन सच एज से न्यूक्लियर फिजिक्स दैट डील्स विथ मैटर्स अननोन टू मोस्ट पीपल एंड फॉर विच नो वर्ड्स एग्जिस्ट इन कॉमन स्पीच। न्यूक्लियर फिजिक्स में कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसे कि हर कोई नहीं जानता है। उसी तरह से समाजशास्त्र को जब पढ़ते हैं तो उसके लिए अलग अलग टर्मों का प्रयोग किया गया है जिसे आम लोग नहीं समझते हैं। इसलिए समाजशास्त्र में या किसी भी विषय में एक विशेष शब्दावली का होना आवश्यक है। यदि हम विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस विषय के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और एक नज़रिया विकसित नहीं होता है। अब अर्थशास्त्र की बात करें, इतिहास की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, राजनीतिक शास्त्र की बात करें, सभी विषयों का अपना अपना एक निश्चित शब्द है, एक टर्मिनोलॉजी है, उसी के माध्यम से हम डिफाइन करते हैं। हाउएवर टर्मिनोलॉजी इज पॉसिबली इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजी। टर्म जो भी टर्मिनोलॉजी है उसमें उसका सोशियोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट बिकॉज इट्स सब्जेक्ट मैटर इज फैमिलियर एंड जस्ट बिकॉज वर्ड्स डू एग्जिस्ट टू डेनोट इट, जबकि कहा जा रहा है कि इसका विषय वस्तु, समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है इससे सभी कोई फैमिलियर है। समाज है, ग्रुप है, फैमिली भी कहते हैं, मैरिज कहते हैं, किनशिप कहते हैं, सोशल कंट्रोल है, फॉकवेज है, मोरेस है, इंस्टीट्यूशंस है, इन सभी से आम व्यक्ति परिचित है जो भी पढ़े लिखे लोग हैं। फिर भी इसको अलग तरीके से सोशियोलॉजिकल टर्म में उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है जो हम आगे चलकर प्रत्येक टर्म का हम डेफिनेशन बताएंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। वी आर सो वेल एक्वेंटेड विद द सोशल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है वी आर सो वेल एक्वेंटेड, हम अच्छी तरह से परिचित हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस से, दैट सराउंड्स अस दैट वी कैन नॉट सी देम क्लियरली एंड प्रिसाइजली, जिसे स्पष्ट रूप से हम देखते नहीं हैं। इंस्टीट्यूशंस है उसको हम स्पष्ट रूप से देखते नहीं हैं बल्कि उसको महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मे फील दैट सिंस वी लिव इन फैमिलीज वी नो ऑल अबाउट फैमिली। जब हम परिवार में रहते हैं जानते हैं परिवार क्या है, लेकिन जब उसे परिभाषित करने की बात आती है तो उसे निश्चित शब्दों में संग्रहित कर बताना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए समाजशास्त्र में परिवार को विभिन्न शब्दों में पिरोकर बताया गया है। दिस वुड बी कॉन्फ्लेटिंग और इक्वेटिंग सोशियोलॉजिकल नॉलेज विथ कॉमन सेंस नॉलेज और नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। इसे एक सामान्य ज्ञान के रूप में दर्शाना और एक प्राकृतिक व्याख्या के रूप में बताना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि समाजशास्त्रीय भाषा में प्रत्येक टर्म को मुझे इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, अब हम समाजशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। कहा जा रहा है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। समाजशास्त्र क्या है? मानव का सामाजिक अध्ययन है। मानव का सामाजिक अध्ययन है। A defining feature of human life is that humans interact, communicate and construct social collectivities. The comparative and historical perspective of sociology brings home two apparently innocuous facts. The first, that in every society, whether ancient or feudal or modern, Asian or European or African, human groups and collectivities exist.
The second, that the types of groups and collectivities are different in different societies. कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ह्यूमन सोशल लाइफ का अध्ययन करते हैं। मानव जीवन की जो एक विशिष्ट विशेषता है, उसके फीचर्स को डिफाइन किया जाता है। वो विशेषता क्या है? ह्यूमन इंटरैक्ट, मानवीय अंतःक्रिया, मनुष्य आपस में कैसे अंतःक्रिया करती है। कम्युनिकेट एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिविटीज, आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, इसके बारे में भी अध्ययन करती है। उसके बाद एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिविटीज, एक सामूहिकता का निर्माण। कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिविटीज, सामूहिकता का निर्माण कैसे करती है। अब समाजशास्त्र का तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दो स्पष्ट तथ्य सामने आते हैं जो हानिकारक है और हानिकारक है। पहला यह है, प्रत्येक समाज में, चाहे वह प्राचीन हो, सामंती हो अथवा आधुनिक हो, क्या हो? एंशियंट, प्राचीन, फ्यूडल, सामंती या आधुनिक। एंशियंट का मतलब हो गया प्राचीन, प्राचीन हो, फ्यूडल, सामंती हो या मॉडर्न हो, इसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। एशियन और यूरोपियन और अफ्रीकन ह्यूमन ग्रुप्स, कोई भी मानव समूह, चाहे वो एशिया का हो, यूरोप का हो या अफ्रीका का हो, सभी जगह मानव समूह विद्यमान रहती हैं। एक समूह, मनुष्य जो है एक समूह में रहता है। इस तरह से समाजशास्त्र मनुष्य के समूहों का निर्माण करता है। समाजशास्त्र में इसकी परिभाषा दी जाएगी, आगे मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। समूह से पहले सोसाइटी को समझना ज़्यादा आवश्यक है। अब सोसाइटी को समझाने के लिए मैं इसकी कुछ परिभाषाओं की चर्चा आपके समक्ष करूंगा। वो परिभाषा देखिए क्या है। सोसाइटी की सबसे अच्छी परिभाषा मैकआवर एवं पेज ने दिया है। तो समाज क्या है, इसे मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता दूं। जब एक से अधिक मनुष्य साथ साथ रहते हैं तो उनके मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित होता है और उसके पश्चात संबंध स्थापित होने के पश्चात आपस में कुछ निश्चित प्रक्रियाएं होती हैं। पारस्परिक सहयोग होता है, सामंजस्य होता है, अभियोजन भी होता है, प्रतिस्पर्धा, वैमनस्य और संघर्ष इत्यादि को जन्म भी देता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत इन अवधारणाओं को सामाजिक प्रक्रिया की संज्ञा दी गई है। इस तरह से इन सामाजिक प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द स्थापित संबंधों से समाज बनता है। अब ये जो मैंने बताया, इसी आधार पर मैकआवर एंड पेज ने कहा है कि सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ यूजेस एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड ऑफ मेनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज। सोसाइटी एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? यूजेस एंड प्रोसीड्यूर्स, जो एक रीति हमारे अंतर्गत बनी हुई है, और जो प्रक्रियाएं हैं, ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार, म्यूचुअल एड, पारस्परिक सहयोग, किसके बीच? ऑफ मेनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स, बहुत सारे समूहों और उनके उपवर्गों के मध्य एक जो सामाजिक रीतियां, क्रियाकलाप, अधिकार, पारस्परिक सहयोग का निर्माण होता है। ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज, और ये सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा मनुष्य के व्यवहारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित की जाती है। मनुष्य को कितनी आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी का वो कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था समाज है। अतः हम कह सकते हैं कि यह अधिकतर और पारस्परिक सहायता अनेक समूहों तथा विभाजनों
मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रताओं से संबंधित प्रथाओं तथा कार्य पद्धतियों की प्रणाली है। मैकएवन पेस का मानना है कि समाज सतत परिवर्तनशील और एक जटिल व्यवस्था है। सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स एवर चेंजिंग सिस्टम एंड इट इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये कहना है मैकआइवर का। इस तरह से हम क्या क्या देख रहे हैं, समाज एक सिस्टम है। समाज क्या है, एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मनुष्य बहुत सारी रीतियों का अनुपालन करती है, आपस में सहयोग स्थापित करती है, एक निश्चित प्राधिकार भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद मानवीय व्यवहारों के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित की जाती है। इस तरह से समग्र मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित जिस चीज के द्वारा की जाती है उसी का नाम समाज है। अब हम देखते हैं दूसरी परिभाषा मोरिस गिन्सबर्ग की। उन्होंने सोसाइटी के बारे में कहा है, सोसाइटी एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय certain relations or mode of behavior which mark them off from others who do not enter into these relations or who differ from them in behavior। सोसाइटी, इन्होंने भी मैकआवर से मिलती जुलती बात ही कही है, थोड़ा सा अंतर है, शब्दों का अंतर है और थोड़ा कंसेप्ट का भी अंतर है। गिन्सबर्ग ने बहुत विस्तार से सोसाइटी को एक सिस्टमेटिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। इन्होंने कहा है सोसाइटी एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटी जो है व्यक्तियों का संग्रह है जो एक निश्चित संबंधों के द्वारा बंधित हैं। सर्टेन रिलेशंस, सोसाइटी इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट इज यूनाइटेड बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड ऑफ बिहेवियर। सर्टेन रिलेशंस या व्यवहार के तरीकों की वजह से वे आपस में जुड़े हुए हैं। विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से अलग करते हैं। हु डू नॉट इंटर इनटू दीज रिलेशंस, और सभी एक दूसरे के संबंधों में हस्तक्षेप भी नहीं करते। और हु डिफर फ्रॉम देम इन बिहेवियर, समाज के प्रत्येक सदस्य व्यवहार में भी अलग अलग है। तो इसको गिन्सबर्ग ने सोसाइटी का रूप दिया या सोसाइटी की परिभाषा दी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, सामाजिक जीवन के मध्य वह अनेक क्रियाओं में संलग्न रहता है। एक मनुष्य की क्रिया दूसरे मनुष्यों की क्रियाओं को या तो प्रभावित करती है या उनसे प्रभावित होती है, इसे अंतरक्रिया कहते हैं। और समाज बहुत से मनुष्यों की अंतरक्रियाओं के मिले जुले रूप का नाम है। सो वी कैन से सोसाइटी इज द नेम ऑफ व्हाट, इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन इंटरेक्शंस। सोसाइटी को कह सकते हैं सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज अ वेब ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, ये भी आप कह सकते हैं। परिभाषा के बाद हम इनकी विशेषताओं, सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं, उसके तत्व हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषता है, इसका हम डिटेल से चर्चा करते हैं। पहले मैं पॉइंट्स बता दूं कि लाइकनेस पहला पॉइंट है, दूसरा है लाइकनेस के बाद दूसरा है रेसिप्रोकल अवेयरनेस, तीसरा है डिफरेंसेज, चौथा है डिफरेंसेज सबऑर्डिनेट टू लाइकनेस, नेक्स्ट एलिमेंट है इंटरडिपेंडेंस, उसके बाद कॉपरेशन। अब इंटरडिपेंडेंस, कॉपरेशन, उसके बाद हम चलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं। अब हम एक एक विशेषताओं की चर्चा हम करते हैं इस रूप में। देखिए यहाँ पर फर्स्ट चलते हैं लाइकनेस। लाइकनेस मतलब समानता। सोसाइटी का जब भी फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही
आपस में एक संबंध स्थापित करते हैं। कोई एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए मनुष्य एक समूह बना करके अपना जीवन यापन व्यतीत करता है। उसी संदर्भ में हम बेसिक एलिमेंट्स के रूप में लाइकनेस को लेते हैं। लाइकनेस ऑफ मेंबर्स इन ए सोशल ग्रुप इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअलिटी। लाइकनेस क्या है? सामाजिक समूह का प्राइमरी बेसिस है, आपस का प्राइमरी बेसिस है। मे बी इन द बिगिनिंग एज्यूम्ड और रियल कॉमन lineage, tribal affinity, family benefit, or the compactness due to a common to time inculcate between and among the members in the group and feeling of likeness. Likeness means mutuality and that means society. यहाँ एक शब्द में कहा गया है likeness means mutuality and that means society. देखिए ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लाइकनेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो लाइकनेस को कहते हैं सोसाइटी। क्यों? कि लाइकनेस जब तक नहीं होगा तो व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है सोसाइटी का, या फर्स्ट एलिमेंट है लाइकनेस। मैकआइवर ने इसे पॉइंट आउट करते हुए लिखा है, कॉमरेडशिप, इंटीमेसी, association of any kind or degree would be impossible without some understanding of each by the other, and that understanding depends on the likeness which each apprehends in the other. Likeness is the one element which must have strongly stimulated the group feelings in bringing man, women and children together. Likeness is the link up for mutuality. देखिए ये लाइकनेस के आधार पर ही हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, एनिमल सोसाइटी की बात नहीं करते। ह्यूमन सोसाइटी में जो इंटरेक्शंस है वो एनिमल में नहीं देखा जाता है, इसलिए डिफरेंस है। अब आपस में एक दूसरे के प्रति रेसिप्रोकल अवेयरनेस का होना भी आवश्यक है। वो कैसे है इसे देखें आप। जब तक रेसिप्रोकल अवेयरनेस नहीं होगा तब तक सोसाइटी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। आपस में जागरूकता, एक दूसरे के प्रति अवेयर होना। लाइकनेस इज जनरेटिव ऑफ रेसिप्रोसिटी। लाइकनेस कैसे जनरेट करता है? वो रेसिप्रोसिटी से जनरेट करता है। वन सम आर अवेयर ऑफ द म्यूचुअल लाइकनेस। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए और दूसरे के लिए अवेयर होता है। दे सर्टेनली डिफरेंशिएट अगेंस्ट दोज हु आर नॉट लाइक देम। जो आपस में एक समान नहीं है वैसे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। द प्रॉब्लम ऑफ लाइक एंड डिसलाइक वॉज कमिटेंट टू द सोशल ग्रोथ। देखिए समानता और विषमताओं की जो समस्या है ये सामाजिक वृद्धि होगी, सामाजिक जो विकास होगा उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। समानता और विषमता, समाज में बहुत ज़्यादा विषमताएं भी अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो समाज का सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कंससनेस ऑफ दिस काइंड एलोन कुड मेक सेंस ऑफ लाइकनेस। इस तरह की चेतना, कंससनेस का मतलब है कि समानता की चेतना का जब विकास होता है तो मनुष्यों में समानता का बोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यक्तियों के बीच एक रेसिप्रोकल अवेयरनेस की भावना उत्पन्न होती है और यह समाज के लिए आवश्यक तत्व है या समाज की एक विशेषता है। ऑल सोशल एक्शन इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स। जितने भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक क्रियाकलाप हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार है। दिस एलोन मेक्स पॉसिबल द वी फीलिंग। और ये जो एक्शन है, सोशल एक्शन, रेसिप्रोकल एक्शन जो है, ये वी फीलिंग को जन्म देती है। और वी फीलिंग का मतलब है हम की भावना। जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप के डिवीजन में प्राइमरी ग्रुप की बात करेंगे, प्राथमिक समूह हिंदी में कहते हैं। इसका ठीक विपरीत जो है सेकेंडरी ग्रुप है, द्वितीयक समूह है। कंसेप्ट के रूप में प्राइमरी ग्रुप का कंसेप्ट चार्ल्स कूले, C.H. कूले ने दिया था।
सेकेंडरी ग्रुप का कंसेप्ट C.H. कूले ने नहीं दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप की विशेषता के आधार पर जो ठीक उसका विपरीत है उसे सेकेंडरी ग्रुप माना गया है। ये अब समाजशास्त्रियों की अपनी एक आम धारणा है, किसी एक समाजशास्त्री ने सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा नहीं दी है। तो जब ये बात हम प्राइमरी ग्रुप की विशेष बात हम ग्रुप के क्लास में करेंगे, अभी हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड फीचर्स या सेकेंड एलिमेंट है द रेसिप्रोकल अवेयरनेस। अब नेक्स्ट जो फीचर्स हम बताएंगे वो हम दूसरे क्लास में बताएंगे, इसलिए आज यह क्लास मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।